बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नैब ने काफ लीग के करता धरता चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही के आमदन से ज़ायद असासों से मुतल्लक एक केस में अपनी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई है, जिसमें उन्होंने इन दोनों पर बेनामी अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। ये बिल्कुल वैसे ही इल्ज़ामात हैं जिनके तहत केसों में नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया, और इसके अलावा ऐसे ही इल्ज़ामात शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर भी हैं। अब देखना यह होगा कि इस केस का नतीजा भी वही निकलता है जो नवाज शरीफ के केस में निकला, और नैब इस केस में भी वही रवैया इख्तियार करेगा जो शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी और उनके ख़ानदान के हवाले से इख्तियार किया गया था। इसके अलावा हम इस केस के काफिले की सियासत पर पड़ने वाले असरात पर भी बात करेंगे, और इसके अलावा एक और ऐसे केस का जिक्र करेंगे जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने नैब को हदायत जारी की थी कि वो इस केस को टेकअप करे, लेकिन आज के दिन तक नैब ने इस केस को टेकअप नहीं किया। लेकिन इन तमाम पहलुओं और बात करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी वीडियोज़ आपको बाकायदगी से मिलती रहे। दोस्तों, नैब ने चौधरी बरादरान के ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासों की तहकीकाती रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई। इस केस का हम आपको पस मंज़र बताते चलें कि ये चौधरी बरादरान पर आमदन से ज़ायद असासों का केस है जिसकी नैब इंक्वायरी कर रहा है। लेकिन चौधरी बरादरान ने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर रखी है कि नैब को इस इंक्वायरी से रोका जाए, क्योंकि ये केस बेजा है और ये 20 साल पुराना है। रिपोर्ट के मुताबिक जो अब नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में इस केस में अपना जवाब दाखिल करते हुए जमा कराई है, उसमें कहा गया कि चौधरी बरादरान ने भी नवाज शरीफ, जरदारी और दीगर लोगों की तरह बेनामी अकाउंट से इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग की है। नैब के मुताबिक 1985 में चौधरी शुजात और उनकी फैमिली के असासों की मालियत सिर्फ 21 लाख रुपए थी, जो 2019 में बढ़कर 51 करोड़ 84 लाख से तजावज़ कर गई है। और इन दोनों से इन असासों के बारे में बारहा पूछा गया है, लेकिन ये हर दफ़ा बताने में नाकाम रहे हैं। नैब की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी शुजात ने 12 करोड़ 30 लाख रुपए की जायदादें बनाई। चौधरी शुजात और उनके बेटों ने अपनी ही ज़ेर मलकियत मुख्तलिफ कंपनियों को 1.5 अरब से ज़ायद के कर्जे दिए। चौधरी शुजात के 2 बेटों के अकाउंट्स में बैरून मुल्क से 58 करोड़ 10 लाख रुपए से ज़ायद रकम भी मुंतकिल हुई, जिसके कोई ज़राए या सबूत नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी शुजात के बेटों ने बेनामी अकाउंट से भी भारी रकम वसूल की, और इस अरसे के दौरान चौधरी शुजात के असासों की मालियत में 2.5 अरब रुपए का इजाफा बनता है। इसी तरह चौधरी परवेज़ इलाही और उनकी फैमिली के असासों में 1985 से इसी मुद्दत के दौरान 4 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफा हुआ। परवेज़ इलाही ने इस दौरान 25 करोड़ रुपए की जायदाद भी ख़रीदी। उनकी फैमिली ने भी अपने अकाउंट्स में बेनामी अकाउंट से 97 करोड़ 80 लाख रुपए वसूल किए। आपको ये भी बताते चलें कि चौधरी बरादरान के आमदन से ज़्यादा असासों का केस नायब में है और नायब इस पर अपनी तहकीकात कर रहा है। चौधरी बरादरान ने लाहौर हाई कोर्ट में इस केस की इंक्वायरी रुकवाने के लिए ही दरख्वास्त दायर कर रखी है। अब जब नैब ने अपनी जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाया तो इस जवाब के साथ अदालत से ये भी दरख्वास्त की गई है कि चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही की दरख्वास्तें खारिज कर की जाएँ और नैब को इंक्वायरी आगे बढ़ाने का मौका दिया जाए। दोस्तों, नैब की इस रिपोर्ट से अंदाज़ा होता है कि काफिले की क़यादत पर भी शरीफ ख़ानदान की तरह के इल्ज़ामात हैं, और मज़े की बात यह है कि चौधरी ख़ानदान इन इल्ज़ामात के ख़िलाफ़ अपना दफ़ा भी शरीफ ख़ानदान जैसा ही पेश कर रहा है। उनका इस दफ़ा का हम जिक्र करेंगे और जायज़ा लेंगे इस दफ़ा में कितनी जान है, लेकिन उससे पहले हम बेहतर होगा कि इस चीज़ का जायज़ा ले लें कि इस वक्त काफ लीग और PTI की हुकूमत के आपस में ताल्लुकात कैसे हैं, क्योंकि काफ लीग इस हुकूमत में इत्तेहादी है, और इस इत्तेहादी का जो होने का जो पहलू है वो इस केस पर असरअंदाज हो सकता है। ये किस हद तक असरअंदाज होगा और इसके कितने इम्कानात हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि हम इन दोनों पार्टियों के आपस में ताल्लुकात और गुज़श्ता 2 साल के दौरान जो इसका रूटीन रही इन ताल्लुकात की, उनका जायज़ा लें। लेकिन उससे पहले इस पर बात करते हैं कि ये केस कैसे आगे बढ़ेगा और कैसे इसके बढ़ने के इम्कानात हैं, और चौधरी ख़ानदान इन इल्ज़ामात पर क्या जवाब दाखिल करता है। इस पर पहले तो लाहौर हाई कोर्ट फैसला करेगी, और अगर अदालत नैब को अपनी तहक़ीक़ात जारी रखने की हदायत करती है और चौधरी बरादरान की दरख्वास्त खारिज कर देती है तो नैब इससे
पर पहले इन्वेस्टिगेशन और फिर इंक्वायरी के बाद रेफरेंस दायर करेगा और फिर एहतसाब अदालत इस पर अपना फैसला सुनाएगी। कुछ ज़ाहिर फ्रीकैन को सुनने के बाद सुनाया जाएगा। यहाँ पर इस केस के हवाले से नैब का रवैया भी देखने का होगा कि केस पर नैब का रवैया नरम रहता है या वो रवैया इख्तियार किया जाता है जो ख्वाजा साद रफ़ीक, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के केसों में इख्तियार किया गया। इन केसेस में गिरफ्तारियां हुई, शहबाज शरीफ, ख्वाजा बरादरान को गिरफ़्तार किया गया और हमजा शहबाज अब भी गिरफ़्तार हैं। अब देखते हैं कि काफिले के कायदीन जो हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं और उनके पास हुकूमत में अहम डेजिग्नेशंस भी हैं, जैसे परवेज़ इलाही स्पीकर पंजाब असम्बली हैं और किसी भी असम्बली के स्पीकर को गिरफ़्तार करना आसान बात नहीं है। लेकिन इससे पहले पीपल्स पार्टी के सिंध असम्बली के स्पीकर यूसुफ तालपुर को गिरफ़्तार किया जा चुका है। अब देखते हैं कि परवेज़ इलाही के बारे में नैब क्या रवैया इख्तियार करता है। इनको गिरफ़्तारियाँ होती हैं या गिरफ़्तारियों के बगैर ही इस केस को चलाया जाता है और केस का को क्या रुख दिया जाता है, ये भी देखने की चीज़ होगी। इससे पहले हमने जिक्र किया था कि चौधरी बरादरान का एक और केस भी है जिसको अभी नैब ने नहीं देखा, जिसे जिक्र मैंने इंट्रो में भी किया और बाद में थोड़ी देर पहले भी। हालांकि इस केस के बारे में साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने बहरिया टाउन और मलिक रियाज के हवाले से एक केस में ऑब्जर्वेशन देते हुए किया था कि यह नैब के लिए फ़िट केस है, नैब को इसे टेकअप करना चाहिए। यह तख्त बड़ी में जंगलात की ज़मीन पर बहरिया टाउन वाले मलिक रियाज के कब्ज़े का केस है। इस ज़मीन की 2006 में परवेज़ इलाही ने बतौर वज़ीर आला डीमार्केशन करवाई थी और इस हवाले से एक ऐसी कमेटी बनाई थी जिसे बनाने का इख्तियार नहीं था। इस केस में परवेज़ इलाही पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जंगलात की जो ज़मीन डिमार्केशन के ज़रिए मलिक रियाज के हवाले की, उसमें से 270 कनाल चौधरी बरादरान की फैमिली को दी गई। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी लिखा था कि नैब को इस केस की इंक्वायरी करनी चाहिए। इसके बावजूद नैब ने इस केस को टेकअप नहीं किया। और आपको ये बात भी बताता चलूँ कि इस केस के हवाले से चौधरी बरादर का कहना ये है कि ये ज़मीन हमने परचेज़ की थी, लेकिन अगर चौधरी बरादर ने परचेज़ भी की थी तो सुप्रीम कोर्ट के हदायत के मुताबिक इस केस को टेकअप किया जाना चाहिए था और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी। और अगर वाकई परचेज़ की गई थी तो चौधरी बरादरान को अपने इल्ज़ामात का जवाब नैब के फोरम पर देना चाहिए था। बहरहाल इस केस में आज तक इंक्वायरी आगे नहीं बढ़ी। अब सियासी हवाले से भी मामले पर नज़र डालते हैं कि इस केस का और नैब के इन इल्ज़ामात का काफिले की सियासत पर क्या असरात मरतब होंगे, क्योंकि एक तासुर यह है कि अगर काफिले हुकूमत से अलग हो जाए तो PTI की हुकूमत गिर जाएगी। ख़ास तौर पर पंजाब में यह तासुर बहुत मजबूत है कि काफिले की अलहदगी से बुज़दार हुकूमत नहीं बचेगी। ये भी खबरें आती रही हैं कि काफिले के नून लीग से राब्ते हैं और उनकी वजह से परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन जाएंगे या फिर PTI इन राब्तों से खौफज़दा होकर परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना देगी। लेकिन इसमें एक रुकावट उस वक़्त आ गई थी जब नून लीग के नाराज़ अरकान के ग्रुप सामने आया और जिसके PTI और बुज़दार हुकूमत से राब्ते थे। इन अरकान ने वज़ीर आला बुज़दार से मुलाकात भी की थी और अब ख़बर है कि इन अरकान की तादाद 11 हो गई है और वो बराह रास्त वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से राब्ते में है। अब अगर इन अरकान की तादाद बढ़ती है तो PTI को ख़ास तौर पर पंजाब में इन काफिले के अरकान की ज़रूरत नहीं होगी। फिर सूरत हाल ये बनेगी कि अगर इस वक्त PTI काफिले और उसके अरकान की मोहताज है तो आगे चलकर PTI काफिले की ज़रूरत बन जाएगी, क्योंकि ये जो केस है ये इतनी आसानी से जान छोड़ने वाला नहीं है। इस केस ने पूरी सूरत हाल को तब्दील कर दिया है। 2018 के इलेक्शन के हवाले से इन दोनों जमातों के दरमियान एक मुआहदा तय पाया था जिसमें इलेक्शन के लिए सीट एडजस्टमेंट की गई। जिन हलकों में तहरीक इंसाफ ने काफिले को सपोर्ट किया और मुकाबले में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, उन तमाम हलकों में काफिले जीत गई। इलेक्शन के बाद वफाक और पंजाब में काफिले हुकूमत साजी के अमल में भी शरीक हुई। पंजाब में परवेज़ इलाही स्पीकर बने और वजारत कानून जैसी वजारत भी काफिले को दी गई। ये बात याद रखने की है कि पंजाब में वजारत आला के बाद सबसे ताकतवर वजारत कानून को समझा जाता है। वफाक में हाउसिंग की अहम वजारत भी काफिलों को मिली, लेकिन हुकूमत बनने के थोड़े अरसे बाद ही ऐसा महसूस होने लगा कि काफिले PTI हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है। इस ब्लैकमेलिंग की बुनियाद ये थी कि मरकज़ में मोनस इलाही को वजारत क्यों नहीं दी जा रही।
کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے مون صلاحی کے حوالے سے تحفظات تھے اور وہ ان کو اپنی کابینہ میں شامل نہیں کرنا چاہتے تھے، جس کے بعد کاف لیگ نے ایم کے ایم سٹائل کی سیاست شروع کر دی اور حکومت کو بلیک میلنگ کیا جانے لگا۔ یعنی کاف لیگ کی سیاست کا انداز یہ ہو گیا کہ وہ حکومت میں بھی شامل تھی اور حکومت پر تنقید بھی کر رہی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس سٹائل کی سیاست صرف ایم کے ایم کرتی ہے۔ ایم کے ایم ہر حکومت میں شامل ہوتی ہے، لیکن پھر اس حکومت میں شامل ہوتے ہوئے بھی اپوزیشن کا کردار ادا کرتی ہے اور باقاعدہ اور تسلسل کے ساتھ حکومت کو اور اس کے اقدامات کو تنقید کا نشانہ بناتی رہتی ہے۔ لیکن کاف لیگ میں اتنا اخلاقی جرت نہیں تھی، کم از کم ایم کیو ایم جتنی بھی نہیں تھی کہ ایم کیو ایم ڈرامے بازی کی حد تک کہ صحیح کہ حکومت سے علیحدگی اختیار کر لے۔ اس کاف لیگ نے یہ بین الاسطور میں اس کے رہنما مختلف انٹرویوز میں یہ تاثر دینے کی کوشش تو کی کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے اس طرح کی واضح کوئی بات نہیں کی۔ بہرحال اس دوران کاف لیگ نے حکومت کو بلیک میل کر کے پنجاب کے ان اضلاع میں جہاں سے ان کے امیدوار تحریک انصاف کے سپورٹ سے جیت گئے تھے، ان اضلاع میں اپنی پسند کے افسران بیوروکریسی میں سے تعینات کروا لیے۔ ان حلقوں کے لیے ترقیاتی فنڈز بھی لے لیے۔ اور ایک بات کا یہاں پر ذکر کرتے چلیں کہ کاف لیگ اس حکومت میں اپنی مرضی سے باہر نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے اس میں شامل بھی نہیں ہوئی تھی، اور حکومت جو پی ٹی آئی کی ہے اس کے ساتھ معاہدہ بھی الیکشن سے پہلے کسی اور قوت کے ایما پر کیا گیا تھا، اور یہ قوت ہے پاکستان کی سیاست کے مشائخ اعلیٰ، جن کی مرضی کے بغیر نہ اتحاد بنتے ہیں اور نہ کسی پارٹی کی سیاست آگے بڑھتی ہے۔ میری مراد پنڈی کے مشائخ سے ہے کہ جب تک وہاں سے اشارہ نہیں آئے گا کاف لیگ کی پارٹی اس حکومت سے باہر نہیں آئے گی۔ لیکن اس کیس کے بعد اب صورتحال کچھ بدل سی گئی ہے، کیونکہ چودھری برادران کے اثاثوں سے متعلق نیب کی رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں آ گئی ہے، جس کے مطابق بے نامی اکاؤنٹس بھی ہیں، منی لانڈرنگ بھی ہے، اور چودھری پرویز الہی کے اثاثوں میں ان اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کے ذریعے 4 ارب اور چودھری سجاد کے اثاثوں میں 2.5 ارب روپے سے زائد کا اضافہ ہوا ہے۔ چودھری برادران پبلک آفس ہولڈر رہے ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، ڈپٹی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، سپیکر اور وزیر رہے ہیں اور اب بھی ہیں۔ اس لیے ان کو اپنے اثاثوں اور اکاؤنٹس کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا، جو کہ نیب کی رپورٹ میں ہے، بالکل ویسے ہی جیسے نواز شریف کو اپنے اثاثوں کے لیے جواب دہ ہونا پڑا اور وہ اپنے اثاثوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکے، اور اس کے بعد ان کو نہل کر دیا گیا اور بعد میں سزائیں بھی سنائی گئیں۔ نیب کے مطابق چودھری برادران کا طریقہ واردات بھی نواز شریف، اسف زرداری جیسا روایتی ہی ہے، یعنی پاکستان سے پیسے حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے باہر بھجوائے گئے اور پھر باہر سے ریمیڈنسز یا پھر کسی اور نام سے واپس پاکستان منگوا لیے گئے اپنے مختلف اکاؤنٹس میں۔ ایک بات واضح کر دوں کہ یہ ابھی چودھری برادران پر صرف الزامات ہیں، ان کو ابھی عدالتوں میں ثابت کیا جانا باقی ہے، اور جب تک یہ الزامات ثابت نہیں ہوتے پاکستان کی سیاست میں خاص طور پر کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک کشمکش کی صورتحال برقرار رہے گی، کیونکہ ایک تاثر یہ ہے کہ نیب جب تک پاکستان کے مقتدر قوتوں اور حکومت کے آشیرواد نہ ہو اس وقت تک کسی کے خلاف ایکشن نہیں لیتا۔ اس کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے، جو سپریم کورٹ نے نیب کو ایک کیس کے حوالے سے ہدایت جاری کی تھی، لیکن نیب نے آج تک اس ہدایت پر عمل نہیں کیا۔ لیکن ہم اس سے پہلے بھی یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ کاف لیگ اپنی مرضی سے حکومت میں آئی تھی اور نہ ہی اپنی مرضی سے حکومت کی جائے گی۔ اس کے لیے پنڈی کے مشائخ کی رضامندی ضروری ہے، کیونکہ ان مشائخ کے بغیر یہ پارٹیاں ایک قدم بھی پیچھے ہٹتی ہیں، نہ ہی ایک قدم آگے بڑھاتی ہیں۔ اب اس رد عمل پر بھی بات کر لیتے ہیں جو نیب کی رپورٹ پر چودھری برادران کے ترجمان نے دیا ہے، اور یہ رد عمل بہت دلچسپ ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نیب کا ادارہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ 20 سال پرانے کیس کی دوبارہ سماعت سیاسی انجینئرنگ نہیں تو اور کیا ہے؟ معاملہ عدالت میں ہونے کے باوجود میڈیا ٹرائل کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نیب 20 برسوں میں کسی کرپشن کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ یہ سیاسی انجینئرنگ کی بات بڑی مزیدار ہے۔ اپوزیشن بھی یہی الزام لگاتی ہے، سپریم کورٹ نے اپنے حالیہ فیصلے میں بھی یہی نقطہ اٹھایا ہے، لیکن کیا چودھری برادران کے حوالے سے یہ دلیل کوئی وزن رکھتی ہے؟
क्योंकि चौधरी बरदरान और काफ लीग तो पहले से ही हुकूमत में है और जिस इंजीनियरिंग के बाद यह हुकूमत बनी है उसमें परवेज़ इलाही और उनकी काफ लीग, चौधरी शुजात, ये सब मरकज़ी हैसियत रखते हैं और ये उस इंजीनियरिंग का सबसे पहले हिस्सा बने थे। अगर ये बात सच है तो फिर चौधरी बरदरान तो पहली इंजीनियरिंग का शिकार हो चुके हैं। चौधरी बरदरान अब किस इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान की सियासत में रवायती माहिर इंजीनियर्स के अलावा भी के इंजीनियर्स हैं? इसका फ़ैसला अगले किसी वक्त पर छोड़ते हुए उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगली व्लॉग तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हमारा आपका हामी और नासिर हो।